तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ू ये जो प्रतिबंधित क्षेत्र था, एक आइलैंड बोल सकते हो, तो वहाँ ये पहुँच चुका था। इस दौरान बहुत सारी ये लाशों को भी देखता है। अब आगे, एक तो यहाँ की जो बालू थी, वो ब्लैकिश कलर की थी। मतलब ये जगह देखने से ना काफ़ी कातिलाना दिख रहा था। एक तो सूर्यास्त का धीरे-धीरे समय हो रहा था, तो लालिमा जब पड़ रही थी तो और खतरनाक दिख रहा था भाई। अब जंगली क्षेत्र था, देखो आपको पता है ज़ू जंगली क्षेत्र में बहुत समय रहा है, तो उसे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बहुत तेज़ी से अभी आगे बढ़ रहा था। जगह की खास क्या बात थी, कौन-कौन से लोकेशन खास थे, जब जहाँ तक ये गया था, इसे वो भी समझने लगा था। एक ऐसे स्केल भी मतलब स्केल आप जो जानवरों के ऊपर होता है कुछ वैसा, और वो लिजर्ड का ही था, जो छिपकली, समुद्री छिपकली का ही। यानी कि समुद्र से जब वो छिपकली आई होगी, इस तरफ गई होगी, तो उसी रास्ते में ये चीज़ गिरा है, मतलब आगे इस तरफ गई होगी। बहुत सारे आए होंगे तो बहुत अलग-अलग डायरेक्शंस में भी गए थे। ये अपना पूरा कैलकुलेशन कर रहा था और फिलहाल उसी तरफ एक किसी का रास्ता पकड़ के आगे बढ़ता है। और चौकन्ना भी था ना भाई, हो सकता है कुछ दूसरे कल्टीवेटर्स भी हों। क्योंकि देखो ये जो छिपकलियाँ होती हैं ना, इसके स्किन्स जो होते हैं काफ़ी कीमती होते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि फाउंडेशन लेवल के कल्टीवेटर के काम की चीज़ वो नहीं होती है। आगे में से एक छिपकली का स्किन दिखता है, सूख गया था मतलब काफ़ी, और शायद बैटल हुआ होगा उसमें, ऐसा कुछ हुआ था। तो अगर आप छिपकलियों के स्किन पा भी जाते हो, तो उसे संग्रहित करने का एक अलग तरीका है। नहीं तो अगर आप अच्छे से नहीं रख पाते हो, तो उनकी चमड़ी सड़ जाएगी, तो फिर किसी काम की रहेगी नहीं। ज़ुगो इस दौरान पेड़ से आगे बढ़ रहा था, तो जो एरिया हो सकते हैं, उस तरफ अपना ध्यान बना के रखता है। आगे में देखो कुछ पहाड़ी क्षेत्र भी थे, तो ये उस तरफ बढ़ते रहता है। बहुत सारे मतलब इसे वैसे स्किन्स दिखाई देते हैं, क्योंकि देखो जब जैसे आपको पता है सांप भी अपना जो स्किन होता है वो छोड़ता है, तो वैसे ही जो छिपकलियाँ भी होती हैं, समय के साथ अपने स्किन को छोड़ देती हैं। तो आगे में जो पहाड़ी था ना, वो काफ़ी सही जगह था, तो वहाँ पर जो सबसे तगड़े छिपकलियाँ होती हैं, वो जा सकती हैं, क्योंकि उनके स्किन काफ़ी कीमती होते हैं। तो ये जो पहाड़ी में भी खास करके वो जो श्रृंखला थी ना, ये उस तरफ बढ़ने लगता है। और जब उस तरफ बढ़ता है ना, तो वहाँ पर कुछ इसे कल्टीवेटर्स दिखाई देते हैं, और ये रॉक कल्टीवेटर्स थे, ज़्यादातर 5th लेवल ऑफ की कंडेंसेशन है। और ज़ू को भी ये ध्यान देते हैं। ज़ू जब आगे निकल जाता है तब जाकर ये चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि वो एक छोटे पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे ये लोग। ज़ू भी एक चैन की सांस लेते हैं। तो ज़ू के हिसाब से शायद यहाँ पर फाउंडेशन लेवल का कल्टीवेटर होने का चांस कम है, क्योंकि अगर ये लोग जिंदा हैं और कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, तो बहुत सारे पहाड़ ये ऐसे क्रॉस करते रहे। उस पर जो सबसे ऊँची चोटी थी ना, ये उसके करीब पहुँच चुका था। अब उस पहाड़ी की तरफ ना बहुत सारे इसको स्किन्स दिखते हैं सी लिज़र्ड के, और इनकी ऑरा जो भी होगी 5th या 6th लेवल की कंडेंसेशन में होगी। तो ऊपर ये बढ़ते जाता है। पहाड़ी का जो ऊपर का जो एरिया होता है ना, वहाँ पर एक बेसिन था, मतलब पानी जहाँ से फ्लो करता है। वहाँ पर भी कुछ कल्टीवेटर्स थे, और ये 8th लेवल या 9th लेवल ऑफ की कंडेंसेशन में थे। कुछ तो ग्रेट सर्कल में भी थे, बस फाउंडेशन वाले नहीं थे। लेकिन काफ़ी कातिलाना ये लोग दिखाई दे रहे थे। इनमें से कुछ को तो ज़ू पहचान भी लेता है, ये बाउंटी लिस्ट वाले लोग थे, मतलब क्रिमिनल्स वगैरह। लेकिन फिलहाल कुछ नहीं करता है, एक बड़ा पेड़ ढूंढता है और फिर बैठ जाता है उसके ऊपर जाके, और कल्टीवेशन बैंड में बैठ जाता है। लेकिन अचानक से कुछ लुटेरों की तरफ ये देखता है, जो कि इस पर नजर बना के थे। ये ग्रुप था 7 से 8 कल्टीवेटर का। इनमें 2 लोग तो इंसान थे और बाकी 6 इंसान नहीं थे। किसी किसी को 3 आंखें थी, मतलब अलग ही थे भाई, इंसान जैसा दिखना बट इंसान नहीं होना। किसी किसी को पंख भी थे। उनमें से कोई तो कुछ तो बोलता है, तो जो 3 आँखों वाला बंदा था ना, वो ज़ू की तरफ बढ़ता है और बोलता है कि मैंने कभी किसी 7 मिनट के डिसाइपल को नहीं मारा। अब ये या तो निकल जाए, नहीं तो फिर हमारा भोजन बनेगा। पावर लेवल इसका 8th लेवल में था। ज़ू इसको देखता है, इसके गले को देखता है, फिर इसके कुछ साथियों को देखता है। अब ज़ू अपने राइट हैंड को ऐसे आगे बढ़ाता है, कंधे की तरफ। इसके पीछे में कुछ तो प्रकट होता है। ये इंसान आधा दिख रहा था, आधा नहीं दिख रहा। ये भी किसी मतलब गैंग का ही बंदा था, और उसकी फटी पड़ी थी, और ज़ू इसके गर्दन को ही तोड़ देता है और अपनी ऑरा से ना इसकी बॉडी को ही ब्लास्ट करवा देता है। क्यों ढूँढना है ना, मेन पॉइंट कहाँ है, सीधा उड़ा ही देता है, मतलब बॉडी को ही फाड़ देता है, मतलब विस्फोट करा देता है। तो इस बंदे को तो मार देता। अब वो जो 3 आँखों वाला बंदा था ना, जो कि पढ़ रहा था, वो बोलता है यार ये गलतफ़हमी थी, अपने साथियों की तरफ जाने लगता है। बट इन्हें क्या पता था, ज़ू अगर कोई खतरा फ़ील कर लिया तो उन्हें फिर छोड़ता नहीं है। जैसे वो बंदा जाना शुरू करता है, ज़ू बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, उसके पास पहुँच जाता है, एक मुक्का मारता है। ये बंदा अपना डिफेंस एक्टिवेट कर देता है अपनी पावर के थ्रू, और डिफेंस उसका टूट जाता। वो बंदा बोलने को देखता, लेकिन जब तक बोल पाता, ज़ुकिंग का जो मुक्का था सीधा उसकी छाती पे लगता है। उसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है। बाकी काफी गुस्सा हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं बैटल के लिए। लेकिन ज़ू खुद इनकी तरफ बढ़ रहा था। पहले लुटेरे को तो ये मार चुका। अब इसका वही था कि इनको पूरा ही निपटा देना, जड़ से खत्म कर देना। और जब ज़ू को आगे बढ़ते हुए ना बाकी कल्टीवेटर्स देखते ना, अलग अलग ग्रुप के लोग थे, रोग कल्टीवेटर्स भी थे, वो दंग रह जाते। बस उन्हें दिखता ये कि चारों तरफ बस खून फैलते जा रहा है। पलक झपकते 6 लोग मारे जा चुके थे। अब वो बंदा बचा था जिसके पंख थे, और वो इंसान नहीं था। पीछे भागने को देख, लेकिन एक जो छोटा तलवार था डैकर, उसके खोपड़ी के आर पार निकल जाता और गेम खत्म हो चुका था। जोकिंग खोपड़ी उपड़ी निकाल के रख लेता और पेड़ पे लटका देता।
इस दौरान जोकिंग की नजर एक एनाकोंडा पे और वो इंसान पे से दिखाई देता है। ये हैरान हो जाता है कि ये भी आया हुआ है। ये ओल्ड मैन बेसिकली लॉज वाला, और वो जब जू को देखता तो वो भी तंग हो जाता, ये क्या कर रहा है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर नजरें हटा लेते हैं। ओल्ड मैन कहता है यार नसीब खराब है, एनाकोंडा जो रहता है कूकू करने लगता है। ओल्ड मैन कहता है ये क्या कूकू कर रहे हैं, वो तुम्हें थोड़ी समझते, तुम्हें जानना ना उसे क्या पसंद है। वो सांपों के गॉल ब्लैडर को खाता है, तुमने देखा नहीं था, वो तुम्हारे गॉल ब्लैडर की तरफ देख रहा है, तुम्हें विश्वास नहीं है क्या। तो फिर से एनाकोंडा कू कू करने लगता है। अरे बोलता मुझे पता है कि तुमने सेवेंथ पे के इंटेलिजेंस डिवीजन के साथ रिलेशन बनाया हो, तुम जाओ पूछ लो उसने कितने सांप को मारा है। मतलब ओल्ड मैन बोलता भाई एनाकोंडा से। बेसिकली ये जो सांप थी ना वो पागल हो चुकी थी जोकिंग की तरफ देख करके। सांप को फिर ही ओल्ड मैन बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे फिगर को पसंद कर रहा है। जू इस दौरान उस बंदे की तरफ देखता है जो कि छिपा हुआ था, यानी ओल्ड मैन, और उसको मारना तो था, इसने बाम्बू वाले स्लिप पर इसका नाम लिख के रखा था। लेकिन पहले जू आसपास के एरिया को भी अच्छे से स्कैन करता है। ठीक ठाक भाई तगड़े लोग थे, खास करके कुछ लोग काफी खतरनाक, जैसे जो लोग ग्रेट सर्कल्स में। अब जो उसके बाद में थोड़ा सा पॉइजन पाउडर आसपास उछाल देते और कल्टीवेशन में लग जाता है, और देखता है कि ज्यादातर लोग इससे डर रहे थे, और लोगों को समझ में आ जाता है कि नहीं ये बंदा यहाँ रह सकता है। तो रात का समय तो यहाँ पर निकल जाता है। जू अपनी आंखें खोलता है, सुबह का समय हो रहा था। पहाड़ पे एक ऑरा फील होती है, बहुत सारे लोग ये डेडली ऑरा फील करते हैं। और जू देखता है ना एक 25 मीटर लंबा वो जो सी लिजर्ड होता है वो प्रकट होता है। स्किन पे इसके थोड़े डैमेज भी थे, मतलब ये बंदा जो ये छिपकली था ना ये अपनी स्किन को उतारने वाला था, काफी दर्द में भी था। पावर लेवल बोल सकते हो 8वें लेवल पे था की कंडेंसेशन के, लोग काफी टेंस थे। छिपकली को भी तो पता था कि भाई यहाँ पर इंसान है, फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ता था, वो पहाड़ पर चढ़ने को देख रहा था। इस दौरान टोटल 6 और छिपकलियां दिख रही थी, टोटल मिला करके, मतलब ये सभी 8वें लेवल पे थे। जू काफी एक्साइटेड होता है, और एक एक का जो स्किन है ना 500 से 600 स्पिरिचुअल स्टोन के बराबर में बिकेगा। जू कैलकुलेट कर रहा, मतलब मानो वो बीस्ट वगैरह की तरफ नहीं देख रहा, वो तो पैसे की तरफ देख रहा जू। इधर ये छिपकलियों को भी फर्क नहीं पड़ता है, बस वो सीधा पहाड़ी की तरफ चढ़ते जा रहे थे। इस दौरान 1 घंटे निकल जाते, पहला छिपकली मस्त अपना स्किन छोड़ भी देता है और जाने भी लगता है। छोड़ के जाता तो उसके बराबर का ही साइज का था, कलर थोड़ा हल्का ब्लूइश था, बट कोई आगे नहीं बढ़ता। जो देख रहा था कुछ समय बाद दूसरा छिपकली भी चला जाता है, तीसरा चौथा भी चला जाता है। धीरे धीरे आखिरी जो छिपकली था ना वो भी अपना स्किन छोड़ने लगता, और इस दौरान कोई तो आगे बढ़ता है। ये वो लॉज वाले जो ओल्ड मैन थे वो थे, और इन्हें देखते ही बाकी लोग भी बहुत तेजी से आगे बढ़ते किलिंग इंटेंट के साथ कि हैं ये कैसे जा रहे हैं, हम भी तो हैं। और जू भी आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। टोटल बोल सकते हो कि यहाँ पर 30 कल्टिवेटर्स थे। जू किंग के पास में एक नॉन ह्यूमन कल्टिवेटर था, और वो जू को बोलता है निकल। पावर लेवल था उसका 9th लेवल के, मतलब जू पे प्रेशर बनाने की कोशिश करता, बट जू को फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट हैंड को मुक्के में बना और एक पंच मार, और जब पंच मारता ना उसमें एनर्जी और ब्लड का ऑरा मिक्स था। ड्रॉट डीमन मतलब पीछे प्रकट हुआ। उस इंसान को मतलब जीव को पता तो था कि जू एक अलग पावर लेवल का बंदा, बट उसे लगा नहीं था कि यार ये बंदा इस लेवल पे हो। वो बोलता है तुम बॉडी रिफाइनमेंट में ग्रेट सर्कल पे हो, और वो पीछे हटने को देखता है लेकिन स्लो था। जू का मुक्का पड़ जाता है भाई, ये खून फेंकने लगता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बचा लेता है खुद। ऐसा हो जाता है थोड़ी दूरी पे प्रकट होता है, थोड़ा ब्लड वॉमिट कर रहा, और उसकी ब्लू स्किन साफ दिख रही थी। जो इस दौरान जो छिपकली का शरीर का वो स्किन था वो उठा लेता, दूसरा भी ये उठाना चाहता, तभी एक आवाज आती क्या तुम हमें मरवाना चाहते हो, लेकिन बीच में उसको कोई एक दूसरा मोटा तगड़ा आदमी रोक लेता। बेसिकली वो जो बाद में बंदा आया था ना, वो जो एक छिपकली भी बचा हुआ था जो भी जाने वाला, उसकी तरफ बढ़ा था, इसलिए लोग हैरान थे कि अगर उसको मार दिया ना भाई तो समझ रहे तू हम बच नहीं पाएंगे। फिर वो बताना शुरू करता है तुम्हें पता है यहाँ पर कोई फाउंडेशन लेवल का कल्टीवेटर क्यों नहीं है, और ये कोई आइलैंड वाइलैंड नहीं है, हम जिसके ऊपर खड़े हैं ना ये बहुत बड़ा एक छिपकली है उसी के ऊपर है, और जो भी छिपकली देखते हो ये सब उसी के बच्चे हैं। इधर जू को भी अब माजरा समझ में आ चुका था क्यों यहाँ पर फाउंडेशन लेवल के कल्टीवेटर्स हैं यहाँ। जू इस दौरान 2-3 कल्टीवेटर को और निपटा देता है, और दूसरा भी छिपकली का स्किन हथिया लेता है। बाकी जो भी स्किन थे बाकी लोग ले चुके थे, और वो लोग भी भाई देखो टॉप कल्टीवेटर, और वो भी मारा पीटी करके ही आ रहे थे, फिर हथियाया था उन्होंने भी स्किन को। जू को 2 स्किन मिले थे, इवन वो जो लॉज वाले ओल्ड मैन थे उनको भी, और उसके बाद बचे 2 में से एक एक जो इंसान नहीं था उसको मिला था, और दूसरा एक 5 लोगों का ग्रुप था उसे मिलता है। जू इस दौरान स्कैन करता है, और एनाकोंडा पे भी इसकी नजर पड़ती है, सांप भी इसकी तरफ देखता है और ऐसे मतलब इशारा करता है, मतलब हाँ में, बट जू इशारा नहीं करता है। पेड़ पर वापस अपने लौट आता है। माहौल जो था यहाँ पर बेसिन का फिर से शांत हो जाता है। जिन कल्टीवेटर्स को नहीं मिला था स्किन ना वो अलग लुक से देख रहे थे जू को और बाकी लोगों को जिन्हें मिला था। ओल्ड मैन तो अपना मस्त धुआं करने लगता है, मतलब स्मोक जो करता है सिगार उगार मारने लगता है, कुछ तो सोचता है और तुरंत एक पिल निकाल के खाने लगता है। एनाकोंडा कुछ आवाज निकल रहा, और ओल्ड मैन फिर कहता है मैं नहीं जा रहा उससे बात करने, बहुत लालची आदमी है, तुम्हें क्या लगता है उसे पता नहीं है कि आज यहाँ पर बड़ा बैटल होने वाला है, तुम उसका उतनी केयर क्यों करती हो, मैं तुम्हारा इतना ध्यान रखता हूँ, मैंने तुम्हें पाला है, मुझको किसी ने जहर दे दिया था अभी, मेरी भी तो चिंता कर लिया कर। जू इस दौरान पूरे आसपास के एरिया को देख रहा, और आसपास थोड़े जहर और
बिखरा देते। धीरे धीरे दिन बीत चुका था और रात का समय आ चुका था। थोड़े समय में चंद्रमा भी निकल आ चुके थे, तो पेड़ की परछाइयां वगैरह भी दिख रही थी। लेकिन रात में एक अलग है ना किलिंग इंटेंट दिख रहा था। बहुत सारे कल्टीवेटर्स के अंदर इस समय लालच का माहौल था। अब क्योंकि रात का समय हो चुका था और सबको आइडिया था ही कि बैटल तो होने वाला है, और जू किंग पर इस दौरान 7 लोग चढ़ाई करते थे और उससे फर्क नहीं पड़ता, और वैसे ही बाकी पार्टीज पर भी अटैक होता है। लोगों को लगा था कि अंधकार में मतलब जो अटैक कर रहे हैं फायदा उठा लेंगे इस मौके का, लेकिन जू के बारे में नहीं पता था कि भाई तो अपना अंधकार का ही बादशाह है। पेड़ पे प्रकट होता है, 7 लोग इसकी तरफ पड़ रहे, 3 आगे थे, भागे थोड़े बिखर बिखर के आ रहे। लौंडा अपना सरिया निकाल और बस खून ही खून फैला देता है। 3 तो रप 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 मारता, पीछे के 2 को भी मार देता है, चीखते रह जाते। उसमें बहुत सारे नॉन ह्यूमन कल्टीवेटर्स भी थे, मतलब जो इंसान नहीं होते हैं लेकिन इंसान की तरह दिखते हैं। एक तो कुछ मैजिकल अटैक भी करता है, उसमें से एक और चिल्लाता है कि तुम लोग भी मतलब मैजिक वाले अटैक करो, मैं इसको पिन करके रखता हूँ। ये बंदा ना थोड़ा हाइट में भी छोटा था। जू को भी फर्क नहीं पड़ता, जो बड़े बड़े लोग इसकी तरफ पड़ते हैं उससे उससे भी फर्क नहीं पड़ता। तुरंत ही अपने आसपास पानी की बूंदे बनाता है और उसको ना कन्वर्ट करके बदल के जाला बना देता है। तो 2 के तो जो मैजिकल अटैक थे जू के जाले को टच कर, और जू का अटैक ना जालों से उसको फर्क नहीं, मतलब उनके अटैक से फर्क नहीं पड़ता, सीधा जा करके इनकी बॉडी पर लगता है, उनकी बॉडी गलनी शुरू हो जाती। बंदा कुछ और अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन धीरे धीरे मर जाता है। अब उसमें से एक बोलता है मुझे जाने दो मुझे जाने दो, लेकिन उसकी भी बॉडी गल जाती है। गंदा फिर भी चिल्लाता है मरने से पहले। सभी लोग ना इस दर्दनाक मौत को देखकर इस तरफ देखते हैं, खास करके ये जो इम्प था, मतलब जिसकी हाइट बहुत कम थी और खून में पूरी तरह से ये बदल जाता है। पर कोई चिंतित नहीं था, तो वो ओल्ड मैन थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जू कैसे खेलता है। तो ये जहर के जो एंटीडोट्स होते हैं ना वो खाते रहते थे जिस दिन से उन्होंने जू को देखा था। जू अपने डैगर को सरिया उरिया को निकाल लेता है और इन बंदों के बैग सॉक्स भी रख लेता है, क्योंकि काम की चीजें भाई इनके पास भी तो मिलेंगी, और फिर से पेड़ की एकदम ऊंचाई पर जाकर बैठ जाता है। अब देखो ये बेसिकली ये लोग कहाँ पर हैं, एक बड़े से छिपकली के ऊपर में है, तो यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर भी तगड़ा था लेकिन करप्शन भी काफी था। ज्यादातर कल्टीवेटर देखो उनको करप्शन हटाना पड़ता था स्पिरिचुअल पावर एब्सॉर्ब करने के लिए, सिवाय जू के। जू मस्त बैठा हुआ था, कोई अब इस पर अटैक भी नहीं करता। लोग दूरी बनाकर रखते हैं, खास करके जब से जहर को देख लिया था इसके इस्तेमाल करते हुए। कब इस्तेमाल कर रहा था पता नहीं चल रहा था, बट लोग गल जा रहे थे। तो फिलहाल इसी प्रकार से रात भी निकल जाता है, धीरे धीरे सूर्योदय का समय होने लगता है और चारों तरफ खून दिख रहा था। तो एक एक इंसान नहीं था जो उसको भी तो मिला था छिपकली का स्किन, वो कुछ कल्टीवेटर्स के साथ जुड़ जाता कि भाई देखो साथ में रहूंगा तो मैं भी बचा रहूं। और ये जो नया कल्टीवेटर था वो उन्हीं के ग्रुप में, वो जो एक बार वो जा रहा था छिपकली को मारने के लिए, फिर उसे कुछ लोगों ने मना किया था। एक ग्रुप जिसके पास छिपकली का था स्किन, जो 5 लोगों का ग्रुप था, वो तो मर चुका था, तो वो किसी और को मिल चुका था, वो एक नॉन ह्यूमन को। जू अकेला था और वो जो लॉज वाला ओनर था वो भी अकेला था। जू के आसपास लाश देखी जा सकती थी या खून, बट लॉज वाले बंदे के पास कुछ नहीं था। जू फिर से वो एनाकोंडा की तरफ देख, वो सांप फिर उसे नोटिस करता, इसकी तरफ देखती है और ऐसे ग्रेट करते हैं। जू को लगता है यार ये ज्यादा नहीं सोचता है, फिर आंख बंद करके मस्त कल्टीवेशन में लग जाता है। ओल्ड मैन अपने सांप को फिर से लुक देता है, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है? मैं रहता तुम्हारी जगह तो उसकी तरफ देखता भी था। समझ लो कि तुम्हारे पास अगर कोई फैमिली है तो वो मैं हूँ। तो सांप फिर से कुक्कू कुक्कू करके कुछ तो बोलते हैं। सांप फिर से बीच बीच में देखता है, जू की तरफ देखती है, मतलब सराय मतलब लॉज वाले को फिर से बुरा लगता है कि यार, और फिर बोलता है तो वो थोड़ी तुम्हारा जैसे सांप की भाषा बोल सकता, तो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। तो एनाकोंडा की आंखें थोड़ी चमक, ओल्ड मैन सोचता है कि जू को मार दो, बट इसे फिर समझ में आता है ना भाई ये आदमी मेरे से भी खतरनाक। समय निकलता है, इस दौरान 10 दिन बीत चुके थे। बहुत सारे कल्टीवेटर्स आते हैं जाते हैं, बीच बीच में तो 101 कल्टीवेटर्स आते, फिर 10-12 ही ऐसे अलग अलग आते रहते, बैटल भी चलते रहता था। 2-3 बार ये जो सी लीजर्स हैं वो भी आते हैं जाते, और जू फिर बैटल करता है जब वो स्किन छोड़ के जाते हैं। और जू के जो जिस एरिया में था वो पेड़ के ऊपर, उसके आसपास बस लाशें दिख रही, पूरा पेड़ मानो खून से भर चुका था। लोग तो जू की तरफ देखते भी नहीं थे कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, प्रतिबंधित क्षेत्र में भी अलग प्रतिबंधित क्षेत्र है, उधर जाना मत। कुछ और लोगों का सेम रेपुटेशन बन गया था, जैसे वो लॉज वाले ओल्ड मैन, और दूसरी वो जो टीम बनी थी वो नॉन ह्यूमन और वो जो नया कल्टीवेटर आया था वो बर्ली कल्टीवेटर का, तो उनके पास भी अब बहुत सारी लिजर्ड स्किन्स आ चुके, बट फिर भी ये लोग नहीं जा रहे थे, मानो किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब जू को भी लगता है कि अब चलो कुछ दिन और रुक जा, कल्टीवेशन में फोकस कर। तो इसका पावर लेवल भी बढ़ रहा था, क्योंकि ऑरा भी स्पिरिचुअल ऑरा भी अच्छी खासी थी, करप्शन था तो भी क्या हुआ। तो इसका जो की कंडेंसेशन वाला पावर है ना 9th लेवल के करीब पहुंच रहा था, और इसके हिसाब से 3 दिन या उससे ही कम में ये ब्रेक थ्रू कर सकता है, मतलब 9th लेवल को टच कर पाएगा। अब करप्शन जो था वो इसका जो छाया था वो एब्जॉर्ब कर लेता था। जू का जो स्पिरिचुअल सी था, जो कि उस समय 261 मीटर हुआ करता था, बढ़ते बढ़ते 267, 2 दिन और बीत जाते हैं, 270 को टच कर जाता है। और देखो अगर 9th लेवल ऑफ की कंडेंसेशन में हो, सी ब्लड सेक्ट के हो, तो आप फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट जो नॉर्मल बाहर छोटे मोटे सेक्ट के लोग होते हैं उनसे भी थोड़ा बहुत बैटल कर सकते हो, बच के निकल सकते हो।
और जू का कल्टीवेशन तो आपको पता ही है, बॉडी कल्टीवेशन उसमें एक अलग है। तो कह सकते हैं जो पीक लेवल के की कंडेंसेशन के बंदे होते हैं ये उनको भी सरपास कर जाएगा। जू के हिसाब से आज रात ये ब्रेक थ्रू करने वाला है। तो कल्टीवेशन में लगा रहे थे, पहाड़ से किसी के चलने की आवाज आती, चेहरा नहीं दिख रहा और कुछ लोग जो आ रहे थे वो कल्टीवेटर्स थे, न कि छिपकली। काफी फियर्स लोग दिख रहे, टोटल 16 थे और ये कोई और नहीं सी घोस्ट थे। लोग अचंभित हो जाते कि ये यहाँ पर क्या करने आ गए। तो देखो सी घोस्ट के बारे में जो था ना उसको ज्यादा जानकारी नहीं थी। फिर भी काम भरी का जानकारी तो इसके पास था। तो इसके स्पिरिचुअल स्टोन काफी कम हुआ करते। तो बाउंड्रीज के लिए जब ये क्रिमिनल्स का नाम जानने की कोशिश कर, तो एक सी घोस्ट को इसने मारा था, अगर आपको याद हो, सन दिफांग। बैकग्राउंड में यार देखो बहुत गाने वाने बज रहे हैं, कुछ तो कार्यक्रम चल। हालांकि मैंने नॉइज कैंसिलेशन वाले आज ईयरफोन आ रहे वो लगाए हुए, बट फिर भी अगर आ रहा हो तो तो जू को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुके थे कि पायरेट मतलब तो चोरी करने, चोरी चमारी वाले जो लोग एक कैसे बना। ये जो कल्टीवेटर्स थे ना भाई, ये भाई काफी तगड़े थे। सन डिवांग से तो पावर लेवल में बहुत ऊपर थे। तो फिलहाल जो इन 16 सी कोस्ट की तरफ देखता है। देखो लोग वैसे भी ये सी कोस्ट वगैरह को पसंद नहीं करते थे। इस दौरान इसमें से एक जो सी कोस्ट था वो बोलता है कि सभी लोग निकलो यहाँ से, लेकिन अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की, अगर रुके भी हो तो सभी मारे जाओगे, मतलब ये जो स्किन से आप हमारे हो जाएंगे। फिलहाल कोई कुछ नहीं कहता। जो इस दौरान सोच रहा था करना क्या है, जाऊं ना जाऊं। बॉडी में वैसे भी कल्टीवेशन में इसके ब्रेक थ्रू होने वाला था, तो यहाँ से निकल जा। तो लोग अचंभित हो जाते कि ये सही में जा रहा है बंदा। कुछ सी घोस्ट भी इसकी तरफ देखते हैं, फिर मुंडे घुमा लेते हैं। जू बहुत तेजी से आगे बढ़ता है यार। 1 घंटे के बाद वो ना समुद्र किनारे पहुंच चुका। थर्माबोट निकालता है, उसके अंदर बैठ जाता है, डिफेंसेस फुल एक्टिवेट कर देता है। डबल इनकांटेशन टेक्निक को यूज करके पोर्ट के आसपास अपने स्नेक ड्रैगन को भी प्रकट कर लेता है, ताकि आसपास की चीजों पर ये नजर रख पाए। उसके बाद जूना ये जो आइलैंड था उस तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक चमक था, क्योंकि पावर लेवल में ब्रेक थ्रू होगा तो पहले से काफी स्ट्रांग हो जाएगा। बंदा देखो बहुत शातिर था अपना जू, और जू को मालूम था पावर लेवल बढ़ाना कितना जरूरी होता है। जू ने जो उधर पॉइजन डाले थे जहर, वो धीरे धीरे खत्म होने लगते। तो बहुत सारे कल्टीवेटर्स चैन की सांस लेते, लेकिन फिर भी प्रेशर बढ़ चुका था सी कोस्ट के आने की वजह से बाकी कल्टीवेटर्स पर। शाम का समय हो रहा था, पानी के आसपास ऑब्वियसली फॉग उगा जाता है। जू इधर लगा हुआ था अपने ट्रेनिंग में, लेकिन लोग उतना सरप्राइज भी नहीं होते। देखो समुद्री क्षेत्र है, आइलैंड है, तो फॉग आएगा, लेकिन एक शॉक वे फील करते हैं यहाँ पर जो भी कल्टीवेटर्स थे। तो उस तरफ देखते, स्पिरिचुअल पावर बहुत तेजी से इकट्ठा हो रहा। जू के आसपास का जो एरिया था ना पावर में बदल जाता है पूरा। पानी की लहर अलग बनने लगती और पानी चारों तरफ फैलने लगती। तो बहुतों का ध्यान आता है, लोगों को समझ में आता है यार कौन है भाई जो ब्रेक थ्रू कर रहा है, और काफी स्ट्रांग फील हो रही है। और इवन सी गोस्ट वगैरह भी हैरान होते हैं। कोई बोलता है अरे वही 7 ब्लड आइज का डिसाइपल है जो अभी थोड़ी देर पहले गया था। जू को थोड़ी पता था यहाँ क्या चल रहा है। जू का जो स्पिरिचुअल सी था ना 270 मीटर का हो चुका। बाहर में जो पानी की औरफ बढ़ रही थी वो भी 270 मीटर तक हो जाती, और फाइनली 9th लेवल की तरफ ये बढ़ चुका था। लेकिन ये जो प्रक्रिया थी अभी भी चल रही थी। जो इसका स्पिरिचुअल सी था बढ़ते 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 288 मीटर तक पहुंच जाता है। अब देखो समुद्री क्षेत्र में था ना यहाँ पर, तो जो स्पिरिचुअल पावर था वो भी काफी स्ट्रांग था। तो भंवर भी धीरे धीरे 294 मीटर तक इसकी बन जाती है। फाइनली जू की आंखें खोल, आंखें इसकी ना बैगनी कलर की चमक थी। पीछे फिर से ड्रॉट डीमन प्रकट होता। तो पानी की जो भंवर बन रही थी अब ड्रॉट डीमन से फायर जैसी और निकलती है। तो मानो वो अलग ही गर्म होने लगता है, सी ऑफ फायर बन जाता है। और ड्रॉट डीमन भी मानो ये पावर को एब्सॉर्ब कर रहा हो। जू का जो ब्रेक थ्रू था वो कंप्लीट हो चुका था। बैंगनी लाइट भी गायब हो जाती। उधर जो सी लिजर्ड एक्सपर्ट्स थे, मतलब आइलैंड पर जो एक्सपर्ट्स थे, वो अचंभित थे कि बड़ा खतरा है कोई। तो ये मतलब जू जो भी है ये बंदा, नाम तो पता नहीं थे, और जिसने इनसे इससे पहले बैटल किया था उनको तो पता था भाई अब तो और खतरनाक हो जाएगा। इवन जो लॉज के ओनर थे वो और एनाकोंडा दोनों को दिखाए जाते, और ये बोलते हैं कि तुम उसको जाके सेड्यूस करो। बंदा जितना दिखता है उससे ज्यादा खतरनाक है, कि कंडेंसेशन के 9th लेवल में है। बट भाई वो ऐसा फील होता है कि फाउंडेशन लेवल का बंदा हो। लोग एक चीज से और ज्यादा डर रहे थे, क्योंकि जू वापस आ रहा था, और वापस आने के बाद पेड़ पर फिर से वहीं बैठ जाता है, फिर से एकदम साधना की मुद्रा। अब जो सी घोस्ट वगैरह थे ना वो भी सीरियस थे इसकी तरफ देखकर। कुछ की तो फटी पड़ी थी, क्योंकि आपको मत मालूम है स्ट्रेंथ इज सुप्रीम। जू का इशारा यही था कि मेरे से पंगा मत लेना, जब इसने ब्रेक थ्रू किया तो। कि इन्होंने बोला था ना कि कोई भी अब जो स्किन्स आएंगे जो सी लिजर्ड छोड़ के जाएंगे वो हमारे हैं, कोई नहीं हाथ डालेगा। लेकिन जू का सीधा था कि नहीं भाई, मेरे मेरे लिए तो ये रूल लागू नहीं होगा। बिना बोले मानो इसने बोल दिया था। माहौल काफी सीरियस हो चुका था। तो फिलहाल कुछ सी लिजर्ड्स आते और अपनी स्किन छोड़ के जाने लगे, और इन स्किन्स को लेने के लिए सी घोस्ट वगैरह जाते हैं। जू अपनी आंखें खोलता, और जू इस दौरान बहुत तेजी से आगे बढ़ता। उसे मानो फर्क नहीं पड़ता था ये जो सी घोस्ट वाले थे। जो पास की स्किन थी उसकी तरफ जाता, तो ये जो सी घोस्ट था इसकी तरफ थी।
उसकी उंगली के जो नाखून थे बड़े होने लगते बहुत तेजी से, ब्लेड के समान, और जू की तरफ एक स्लैश अटैक मारता है। बोलता है वो मेरा है भाई, स्किन मतलब मैं लूंगा वो। लेकिन जब तक वो बोल पाता है तुम नहीं, जू पहुंचता है उसके हाथ को पकड़ के ना आगे की तरफ खींच देता है और सीधा फोड़ देता है इसको। बेसिकली ये बंदा कोई कल्टीवेटर नहीं था, एक पपेट था लकड़ी का शायद। बाकी भी इसी कोशिश की तरफ देखते हैं और जू भी उनकी तरफ देखता है। इनमें से एक सी गोश्त काफी तगड़ा था, जिसके छाती पर मानो किसी का चेहरा बना हुआ था, आंखें काफी लाल। वो बोलता है तुमने मेरे खिलौने को तोड़ दिया दोस्त, लेकिन ये जो स्किन है आधा आधा क्यों नाम बांट लें। जू रिप्लाई नहीं करता, स्किन लेता है पूरा और वापस चला जाता है पेड़ पे। जू का सीधा 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 था, अगर कोई इसे परेशान नहीं करेगा तो ये कुछ नहीं करेगा। समय इस दौरान बीतता है, 3 दिन और निकल जाते हैं और इन 3 दिनों जू को एक और स्किन मिल जाती, लेकिन जू अभी भी संदेह में था कि ये सी गोस्ट आए क्यों यहाँ पर। और तीसरे दिन होता भी ऐसा है, क्योंकि देखो बाकी कल्टीवेटर्स कुछ नहीं कर रहे थे और ये नाव इसी तरफ बढ़ती। जू और संदिग्ध हो जाता है। नाव देखो 300 मीटर लंबी थी, काली थी एकदम। ये नाव थी चर्च ऑफ डिपार्चर की। लोग काफी डरे हुए थे कि यार ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और सी गोस्ट वाले भी डर रहे थे कि यार ये क्या कर रहे हैं सही में। चर्च ऑफ डिपार्चर के बारे में जू भी जानता था। वो जो उसको एक लड़की वहां मिली थी जिसको इसने वो एक क्रिस्टल भी दिया था, तो वो लोग भी वहीं से रिलेटेड थे। और 7 ब्लड ज्वाइन करने के बाद इसे चर्च ऑफ डिपार्चर के बारे में और चीजें पता चली थी। देखो साउथ फिनिक्स में 4 पावरफुल सेक्ट हैं, या जो भी बोल, चर्च ऑफ डिपार्चर उनमें से एक है, दूसरा है वॉयलेट लैंड्स, तीसरा है 7 ब्लड आइज और चौथा वर्ड्स ऑफ ट्रुथ। तो इनके अलग तरीके हैं काम करने के, पेनल्टी वगैरह जो भी चीजें इनके सिद्धांत हैं। अगर आप सिद्धांत का पालन नहीं करोगे तो फिर भाई आपको मार दिया जाएगा। तो जू भी सोचता है क्या कर रही होगी वो बंदी जिसने इसको कैंडी भी दिया था, फिर लेकिन अपने को शांत कर। फिर ये सोचता है ये कर क्या रहे हैं। इस दौरान ओल्ड मैन भी जो थे वो भी थोड़े सीरियस थे। वो बोलते हैं अगर मैं यहाँ पर आया हूँ जिस कारण काम से, ये सी गोस्ट और चर्च ऑफ डिपार्चर भी उसी काम से है। इस दौरान एनाकोंडा फिर वैसी आवाज निकालता है और इसकी बात सुन के बंदा जो था ये ओल्ड मैन वो बोलता है सही बात है। तो ये जो लॉज वाला बंदा था जू की तरफ पड़ा। अब जू देख रहा था लॉज वाले बंदे को और उसके गले की तरफ थे 30 मीटर की दूरी पर पेड़ से ओल्ड मैन रुक जाता है एनाकोंडा के साथ और बोलता देखो मैं तुमसे कुछ बिजनेस की बात करना चाहता हूँ, तो ज्यादा जहर मत फैलाओ आसपास। जिधर तुमने जहर फैलाया थोड़ा रास्ता बना तो मुझे आने का। जू को आइडिया था ये बिजनेस के लिए आ रहा है, तो फिलहाल ये जहर थोड़ा सा हटा देता है। 9 मीटर की रेंज तक पहुंच जाता है ओल्ड मैन और बोलता है तुम्हें जानना नहीं है सी गोस्ट चर्च ऑफ डिपार्चर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैं सीधा तुमको बताता हूँ कि देखो जैसा माहौल है उस हिसाब से एक फाउंडेशन लेवल का सी लिजर्ड यहाँ पर आएगा जरूर, और उसका कीमत बहुत होता है। अर्ली स्टेज का रहा तो 2000 स्पिरिचुअल स्टोन, मिड लेवल का रहा तो 5000, और भाई लीड लेवल कर रहा तो छोड़ दो 10,000 कम से कम। मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, उतना स्ट्रांग हूँ भी नहीं अब, क्यों ना मिल के करते हैं, तो 50-50 बांट लें। ओल्ड मैन कुछ तो फील करता है, फिर से कुछ एंटीडोट खाने लगता है और जो किंग को मानो गालियां मार रहा हो और कहता तुमने बोला तो तुम जहर नहीं फैलाओगे लेकिन तुम सुधरोगे नहीं। जो बोलता है बिल्कुल नहीं फैलाया मैंने, वो पुराने जहर है। तो फिर जो बोलता है कि आपने सोचा कि मैंने वो रास्ते का जो जहर है वो क्लियर कर दिया, वो मैं नहीं कर सकता भाई। जो इरिटेट हो रहा था, बाम्बू स्लिप पर तो इस बंदे का नाम लिख कर रखा ही था। माहौल सही नहीं था अब तक जो इसको भी निपटा चुका होता। और फिर दुकान मतलब लॉज वाला बोलता है यार इस बंदे से बात करके मतलब नहीं है। जो कुछ बोल नहीं रहा था, दुकान वाले को गुस्सा आ रहा था कि काम करना है नहीं करना है। फिर जो बोलता है ठीक है। इस दौरान 7 से 8 लोग नाव से उतर के जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। चांदनी रात का समय था, लेकिन मून की लाइट उतनी स्ट्रांग नहीं थी। इस दौरान ओल्ड मैन बोलता है ये चर्च ऑफ डिपार्चर वाले बहुत खतरनाक लोग हैं, इनके बारे में एक अलग कहानी चलती। सुनने में आता कि बहुत सारे आइलैंड कंट्रोल करते हैं, जहाँ ये एक्सपेरिमेंट करते हैं ग्रूज वगैरह पे। लोकेशन भी काफी सिक्रेटिव है, तो बहुत कम ही लोगों को पता है या नहीं पता है। तो जू इन आते हुए जो मेंबर्स है चर्च ऑफ डिपार्चर के, उनके तरफ देख रहा था। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल सुबह एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट ए के मुसाफिर विदा लेता हूँ।